Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, sir, for giving me the opportunity to speak to ये microphone करीब कर लूँ अब, ठीक है? Thank you very much for giving me the opportunity, sir. मैं जिस चीज़ के बारे में concerned था वो ये था कि शायद मुझे ऑडियंस के बारे में थोड़ा सा रिजर्व्ड होना पड़े, थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़े, बट आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों का यहाँ का एक फ्लो है, एक ऑरा है, एक एकेडमिक माहौल है, विच इज़ सच, जिसे कहते हैं ना, कंटेजियस है, और आते ही वो फील होना शुरू हो जाता है. एंड आई एम सो ग्लैड. आपका सेटअप बहुत अच्छा है और दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव. और आते ही बच्चे ने मेरे से कहा कि जी स्लाइड प्रेजेंटेशन, मैंने कहा यार कल का मैं उसको ईमेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो इतनी बड़ी है वो फाइल के ईमेल नहीं हो रही. उसने कहा जी नो प्रॉब्लम, फ्लैश में ले लेते हैं, फ्लैश में नहीं आती हम डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगी आपके लैपटॉप से चला देंगे. इट्स वेरी वेरी इंप्रेसिव. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. इसके साथ साथ मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ. मेरा नाम डॉक्टर नासिर रज़ा अवान है, जैसे सर आपने बताया. आई एम अ प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी at Sharif Medical and Dental College, and I am the head of neurosciences there. Neurosciences का concept हमने पहली दफ़ा शरीफ मेडिकल सिटी में इंट्रोड्यूस किया है. मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को लॉन्च करने की, लेकिन वो कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. हमारी मेडिकल सब स्पेशलिटीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा भी है और बहुत बड़ा डिलेमा भी है. फ़ायदा ये है कि जो हम सब स्पेशलाइज हो रहे हैं, वी आर गेटिंग टू नो मोर एंड मोर अबाउट दैट स्टफ. लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि हम अपने फील्ड में रिस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं. एंड अदर देन दैट स्टफ दैट वी नो, हमें उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है. सो वी आर नोइंग मोर अबाउट मच लेस. सो आजकल मेडिसिन इस तरह नहीं चलती. ह्यूमन्स डोंट कम एज डिजीजेज, humans don't come as problems, they come in as humans. तो हमें हर हाल as physicians काम करना है, and nobody can understand, can appreciate that thing more than a family physician, क्योंकि family physicians are the primary people जो deal करते हैं इन चीज़ों के साथ. तो मेरी कोशिश ये थी कि न्यूरोसाइंसेज के कम से कम जितने सब स्पेशलिटीज़ हैं उनको हम इंटीग्रेट करके सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू करें. शरीफ मेडिकल सिटी में हमने 2014 से डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसाइंसेज में कन्वर्ट किया न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी को. और न्यूरोसाइंसेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी वार्ड, हमारे क्लिनिक्स, हमारा थिएटर, हमारी इन्वेस्टिगेशंस, हमारे वार्ड राउंड्स, वी आर ऑल डूइंग दीज राउंड्स एंड दीज थिंग्स टुगेदर. सो न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स मिल के कर रहे हैं, एंड उससे हमारी अपनी लर्निंग बहुत ज़्यादा है. वी लर्न फ्रॉम न्यूरोलॉजिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट लर्न अबाउट थिंग्स जो सर्जिकल हैं, एंड पेशेंट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है. पेशेंट का बेनिफिट इन द सेंस कि हमें कभी भी डायग्नोस्टिक डायलेमा में पेशेंट को इग्नोर या निगलेक्ट करने की वो स्टेज नहीं आती. वी ऑलवेज डिस्कस अक्रॉस द टेबल. हमारी डिस्कशंस क्लिनिक में भी न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स मिल के पेशेंट्स देखते हैं. दैट्स अ वेरी अनयूजुअल थिंग. एनीवे, बात लंबी हो जाएगी. I'm also the medical director of a new concept that we've introduced in the form of a spine center. It is called SpinaCure. SpinaCure basically is a non-surgical spine treatment center. A non-surgical spine treatment center coming from a neurosurgeon is paradoxical. I understand that. लेकिन वो क्या कॉन्सेप्ट है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट अ लिटिल लेटर ऑन इन द प्रेजेंटेशन. पहले मैं ब्रीफली आपको डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे पास इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं क्या और ये स्पाइनाक्योर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. बैक पेन. बैक पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट कंप्लेंट्स, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल, ऑर्थो, rheumatological complaints that people come with. और उसकी prevalence is in excess of 65 to 70% of general population at any one given time. 65%, it's a huge number. 10 में से 6.5 लोगों को कमर में दर्द है या किसी एक स्टेज पे रह चुकी है. So because of this, back pain comes in all types and forms, in all sizes, in all shapes. और back pain की
क्लासिफिकेशन इसी वजह से करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट तरीके से की जा सकती है। वन ऑफ दी सिंपलर क्लासिफिकेशंस ऑफ बैक पेन इज कि हम उसको एपिसोड्स ऑफ पेन में डिवाइड कर लें। इट्स अ वन टाइम पेन इंजरी से भी हो सकती है, वन टाइम पेन स्ट्रेन से भी हो सकती है, मसल स्पैज्म से भी हो सकती है, सिंपली जिसको कहते हैं जी कमर चुक पै गई, दैट्स अ वन टाइम पेन। फिजियोलॉजिकल ये कि वो नॉर्मली कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, लाइक इन वुमेन प्रेगनेंसी इज अ वन टाइम थिंग जिसमें बैक पेन का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। फिर एपिसोड, वही वन टाइम पेन बार बार रिकर करती है। मैं ये सोच रहा था सर कि आप नजर नहीं सर गर्मी के अलावा मुझे तो अपनी लालच थी कि सर ये नहीं देख रहे। आपने चलाया तो वो भी मुझे कह रहा था कि गैस लगता है, कम यूज नहीं ना हो रहा। बिल्कुल दुरुस्त। एनीवे सर, वही वन टाइम पेन जो है अगर वो बार बार एपिसोड्स में हो, रिकरेंट हो, तो उसकी और कॉजेज होनी शुरू हो जाती हैं। रिकरेंट में भी फिजियोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, पैथोलॉजिकल भी हैं। फिजियोलॉजिकल में मेंसेस की पेन आ जाती है, पैथोलॉजिकल में वो एक्टिविटीज जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं, एंड सम ऑफ दोज आर द वंस दैट ट्रिगर बैक पेन। जैसे बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो वॉश बेसिन के ऊपर थोड़ा बहुत झुकने पे उनको पेन होनी शुरू हो जाती है, एंड द मोमेंट दे गेट अप राइट, सीधे होते हैं तो वो पेन बेहतर हो जाती है। इसी तरह कुछ पेन्स हैं विच आर कंटिन्यूअस, जो इंटरमिटेंट नहीं है, उनका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस चल रहा है, वो कम ज्यादा हो रही हैं लेकिन बेस लाइन जीरो पे नहीं कभी आ रही। यही कंटिन्यूअस पेन अगर बहुत ज्यादा अरसे के लिए प्रोलॉन्ग हो जाए तो वी कॉल दैट क्रॉनिक बैक पेन। ये डायग्राम ड्यूरेशन है 3 months जी, 3 months जी सर, एग्जैक्टली 12 weeks to मतलब 12 weeks to 12 week onwards is considered chronic जी सर। ये डायग्राम सिर्फ लगाने का मकसद ये था, दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन थ्रू द बॉडी एट द लेवल ऑफ अपर थोरेसिक स्पाइन। और इस डायग्राम के लगाने का सिर्फ ये मकसद था टू गिव यू एन आइडिया कि स्पाइन हमारा वो जो सेंट्रल पिलर है, सर ये रियल साइज मॉडल है हमारा स्पाइन का, और इस स्पाइन का जो सेंट्रल पिलर है जिसके ऊपर सारा बॉडी वेट हमारा कैरी हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है। मैं समझा रियल स्पाइन नहीं सर, रियल मतलब स्केल मॉडल है, ये साइज रियल है 1:1 के रेशियो से। लेकिन द पॉइंट इज कि इस स्पाइन का जो सेंट्रल पिलर है जिसने सारा वजन उठाया हुआ है वो सिर्फ ये है, और बाकी सारी इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो हैं जो वजन डाल रही हैं, दे नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लिफ्टिंग दैट वेट। सो हमारी स्पाइन जो है, हमें ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि बारीक स्ट्रक्चर है और उसके बावजूद वो बॉडी का सारा वेट ट्रांसमिट कर रहे हैं, और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको हेल्प कर रहे हैं टू कैरी आउट दैट वेट ट्रांसमिटिंग फंक्शन। उन स्ट्रक्चर्स में से मसल्स हैं, बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, डिस्क्स हैं, इसके अपने स्ट्रक्चर्स हैं, नर्वस टिश्यू है, इन सारी चीजों को मिला के हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। जो स्पाइनल कॉलम है वो इन सारे स्ट्रक्चर्स का मजमुआ है, और किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम होगी इट विल प्रेजेंट एज बैक पेन। बैक पेन की दूसरी चीज हमें याद रखनी बहुत जरूरी है कि हम एक मिस कंसेप्शन से बैक पेन को समझते हैं ओनली द पेन दैट अकर्स इन द लोअर स्पाइन। बैक पेन इज पेन इन द स्पाइनल कॉलम एनीवेयर। That includes neck pain, that includes pain in the thoracic spine, that includes pain in the lumbosacral region. So back pain starting from the occiput down all the way to the coccyx is called back pain. Causes तो बहुत सारी हो जाती हैं बैक पेन की। आज की टॉक के लिए, जो स्कोप के लिए, मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करूंगा टू सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ बैक पेन, और सबसे कॉमनेस्ट कॉज बैक पेन की है बैड पोस्चर। वी मे रियलाइज दिस और नॉट, हमारा बैठने का पोस्चर, खड़े होने का पोस्चर, लेटने का पोस्चर, काम करने का पोस्चर, दे आर ऑल मेस्ड अप।
हम जिस चीज को कंफर्टेबल समझते हैं, एक्चुअली दैट इज व्हाट इज डिट्रीमेंटल टू द स्पाइन. उसकी सिंपल सी मिसाल मैं अक्सर पेशेंट्स को भी देता हूँ, दोस्तों को भी देता हूँ. बच्चों का लकड़ी का ब्लॉक्स एक जमाने में आया करते थे जिनसे हम खेला करते थे. आजकल तो खिलौने भी बच्चों के बड़े अजीब अजीब हो गए हैं. लकड़ी के ब्लॉक्स का अगर मैंने टावर बनाना हो तो मैं एक ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर रखता जाऊं तो आई कैन मेक अ रीजनेबली टॉल टावर. लेकिन अगर मैं ब्लॉक्स को एक एक मिलीमीटर स्क्यू करके रखता जाऊं तो पांचवें छठे ब्लॉक पे जाके वो टावर गिर जाएगा. इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ दैट टावर मुझे या तो आगे से सपोर्ट करना पड़ेगा या पीछे से धागे बांध के उनको खींचना पड़ेगा so that the tower stays upright. This is exactly what happens to the spine जब हम ऐसे floppy होके बैठते हैं. हम लटक के बैठते हैं तो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स को कंट्रैक्ट करना पड़ता है in order to lift our weight. और ना जानते हुए, ना जोर लगाते हुए, subconsciously वो मसल्स काम कर रहे हैं. And they contribute towards developing chronic back pain because of the fatigue of muscles. So आइडियल जो हमारा पोस्चर होना चाहिए, दैट इज व्हाट वी हैव रेड. हमने वो जो ग्रेज एनाटॉमी में तस्वीरें देखी हुई थी अपने स्टूडेंट डेज में सर, वो उनकी अब लॉजिक समझ आती है. जो एनाटॉमिकल पोजीशन या जो हम नॉर्मल कॉन्टूर ऑफ स्पाइन जिसकी हम बात करते हैं, वो दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर ऑफ द बॉडी. और वो जब हम उसको मेंटेन करते हैं तो हमारे पैरास्पाइनल मसल्स को सबसे लीस्ट काम करने की जरूरत है. उसकी एक और बड़ी अच्छी मिसाल लॉकिंग ऑफ नी है. नी को हमें एक्सटेंशन में रखने के लिए क्वाड्रिसेप्स को कंट्रैक्ट करना पड़ता है. कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एक्सटेंशन में आता है, बट एक्सटेंशन की एक खास हद के बाद वो जो मिनिस्कस है उसकी वजह से वो एक एंगल पे लॉक हो जाता है. और जो ही लॉक होता है हमारे क्वाड्रिसेप्स रिलैक्स कर जाते हैं और हम अपराइट खड़े रहते हैं. लॉकिंग ऑफ द नी में मसल कंट्रैक्शन के बगैर नी अपराइट खड़ा हुआ है. एग्जैक्टली उसी तरह अगर हम इसको भी अपराइट सीधी सही पोस्चर में रखें तो हमारे बहुत सारे पैरास्पाइनल मसल्स यूज नहीं होंगे. एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन कि हमने कहा कि अभी जब हम स्लाउच करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो उसमें हमें फील ये होता है कि हम रिलैक्स कर रहे हैं. बट नॉर्मल वेट ऑफ द स्कल, जो हेड का वेट है, वो इट्स समवेयर अराउंड 10 to 12 pounds ऑन एन एवरेज अडल्ट. लेकिन विद every inch of bending our neck forward, you add 10 to 12 pounds of weight to the muscles that are actually lifting the head. जो पीछे वाले पैरास्पाइनल मसल्स हैं, स्केलिन मसल्स हैं, वो जब आपका सर आगे होता है तो वो कंट्रैक्ट करते हैं to lift that weight up. For every 1 inch that we bend forward, हमारा वेट नॉर्मल पोस्चर में 12 पाउंड्स है. 1 इंच आगे आ जाए, 2 इंच आगे आ जाए, 32 पाउंड्स. 3 इंचेस के ऊपर 42 पाउंड्स पे चला जाता है. सर 42 पाउंड का मतलब क्या है? 18 किलो. हमें ये फील नहीं होता, बट दैट्स द काइंड ऑफ वेट जो हमारे नेक मसल सपोर्ट कर रहे हैं. और लमिया की करामात हैं कि हमें उनका पता नहीं चलता और वो उठा रहते हैं वजन सारा. पोस्चर्स, ऑड पोस्चर्स, ना सिर्फ हमारे ऑड पोस्चर्स फंक्शनल हैं, हमारे ऑड पोस्चर्स वर्क प्लेस पे भी हैं. हमारे ऑड पोस्चर्स, माई वाइफ इज अ पैथोलॉजिस्ट, और ये वाली तस्वीर मैंने इसीलिए डाली थी कि वो जब घर आती है शाम को, वो 10 घंटे माइक्रोस्कोप पे बैठती है, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है. और जब वो घर आती है तो बच्चों की ड्यूटियां लगी होती हैं. मैं अपना तो नहीं बताऊंगा, बच्चों की ड्यूटियां लगी होती हैं उसकी बैक को दबाने के लिए. बिकॉज द पोस्चर शी सिट्स इन for 10 straight hours is an abnormal posture. उसको neck heating pad भी लेके दिया, neck collar भी लगा के दिया, but that's a job. She has to do it. उसके माइक्रोस्कोप्स चुगताई लैब में बैठती हैं, माइक्रोस्कोप्स बहुत हाई एंड हैं, उसकी आई पीसेस एडजस्टेबल हैं, पर उसके बावजूद दिस इज an odd posture. So हमारी कुछ नेसेसिटीज हैं. कंप्यूटर पे बैठने वाले बच्चे स्ट्रेट 10 hours कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ड्राफ्ट्समैन, ड्राइंग, डिजाइन, ये सारे लोग ऑड पोस्चर्स. वो अभी आ रही है सर, बारी आ रही है, ऑनलाइन जो है ये आ गया सर. So how many of us can identify with this picture? We all can. We all can. हम लोग रात को सोने से पहले फोन के व्हाट्सएप जरूर देखते हैं. That is again, अब look at the posture जिसमें ये बच्ची लेटी हुई है. नेक इसका कितना 60 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्स हुआ होगा.
फोन के ऊपर देख रही है, ये सारे वो पोस्टर्स हैं। टेलीविजन देखते हुए हम लाउंज में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, स्लाउच करना शुरू कर देते हैं। ये सारे वो पोस्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी बैक पेन को। अगेन वही वाली व्हाट्सएप वाली बात जो सर ने की, व्हाट्सएप पे जितना एंगल बढ़ रहा है उतना मसल को ज्यादा लगाना पड़ रहा है जोर, और उतना ही ये वो डायग्राम है जिसके ऊपर मैं यूजुअली बहुत ज्यादा टाइम लगाता हूँ। आज नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये आप लोगों को सिर्फ दिखाना मकसद है कि द मोर वी बेंड आवर नेक टू होल्ड इट इन दैट बेंट पोजिशन, वी नीड टू कीप इट देयर विद अ लॉट बिगर फोर्स देन वी नीड फॉर एन अपराइट स्पाइन। सो जितना बेंड ज्यादा होगा उतना हमें जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। Another common cause of back pain हमारी ख़वातीन में प्रेगनेंसी है। Our women are never trained to walk or sit properly with a pregnant belly. Our women are never trained to do exercises for their back, for their pelvis. Our women are never trained to have good, healthy nutrition in during their pregnant years, pregnant months. So ख़वातीन की कॉमनेस्ट कॉजेज में से प्रेगनेंसी भी एक है। प्रेगनेंसी में बैक पेन की बड़ी सिंपल मैकेनिकल वजह है। व्हेन देयर इज अ ह्यूज वेट अटैच्ड टू द फ्रंट ऑफ योर स्पाइन, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट वेट एंड टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर योर फीट, योर बॉडी ऑटोमेटिकली हैज टू बेंड बैकवर्ड्स। और जब वो बॉडी बैकवर्ड्स बेंड करती है तो उस बैकवर्ड बेंड की वजह से जस्ट लुक एट व्हाट हैपेंस टू द लंबर स्पाइन। ये नॉर्मल कर्व है, ये लंबर स्पाइन का। अगर नॉर्मल कर्व में मेंटेन हो तो वो इस तरह होता है। एंड दिस इज हाउ, अगर हम पैरास्पाइनल मसल्स की एक्सरसाइज करके उनको स्ट्रेंथन कर दें तो हम ये वाला पोस्चर मेंटेन कर सकते हैं। ये चीजें हमें बहुत सारी अपनी ख़वातीन को सिखानी है। ओल्ड एज, जिस तरह बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, हाइट वो नहीं रहती, बालों का कलर वो नहीं रहता, उसी तरह बोन्स की स्ट्रेंथ वो नहीं रहती। पोस्ट मीनोपॉजल हार्मोनल चेंजेस की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन, और जब वो बोन्स डीमिनरलाइज होती हैं तो द हार्डनेस ऑफ द बोन्स चेंजेस फ्रॉम द हार्डनेस ऑफ वुड टू हार्डनेस ऑफ लाइक कॉर्क। वुड के ऊपर आप खड़े होकर एडी से पुश करेंगे वो नहीं दबेगी, कॉर्क के ऊपर आप खड़े होकर पुश करेंगे तो कॉर्क थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है। इट इज दैट कंप्रेसिबिलिटी of the bone that starts causing pain. Degenerative process और चीज है, ऑस्टियोफाइट्स बनना और चीज है, स्पाइनल नर्व इम्पिंजमेंट और चीज है। जस्ट द फैक्ट कि वो बोन्स फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, वो हिलती हैं और वो कंप्रेसिबल हैं, उन बजाते खुद बोन्स की वजह से पेन होनी शुरू हो जाती है। एंड दैट कॉजेज द पेन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। यंग बच्चों में भी इस तरह की पेन्स होती हैं, यंग लड़कियों में खास तौर पे। तो नेस्वीटा का इश्तिहार आता है, बोन स्ट्रांग तो मैं स्ट्रांग, वो इसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि हमारी यंग बच्चियों में भी डीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ विटामिन डी। दैट इज अ शेम फॉर सम प्लेस लाइक आवर्स, जहां पर इतना सन है, इतनी सनलाइट है कि हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। और सर इसका एंड रिजल्ट ये है कि हम इनडिस्क्रिमिनेट हो गए, अन्य वाले लिटरली जिसको कहते हैं, पेशेंट्स को विटामिन डी के टीके पिला रहे हैं कि बीबी टीका तोड़ के हफ्ते या 2 हफ्ते बाद एक बार टीका पी लिया कर। दैट इज रॉन्ग। उसकी सबसे बड़ी गलत होने की वजह यह है कि हाइपर विटामिनोसिस डी के भी वही सिम्टम्स हैं जो हाइपो विटामिनोसिस के। सो क्लिनिकली हम कभी डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते कि ये हाइपो विटामिनोसिस है या हाइपर विटामिनोसिस है। फटीग, मसल एक्स, पेन्स वो हाइपर में भी होती हैं, हाइपो में भी होती हैं। दूसरी बात, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, उनकी जनरली बॉडी में एक्यूमुलेशन नहीं होती, उनका हाइपर विटामिनोसिस होने के चांसेस कम हैं। वो वाटर सॉल्युबल हैं, किडनी से एलिमिनेट होती रहती हैं। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ए, डी, ई, वो फैट सॉल्युबल हैं, जितनी एक्सेस देंगे वो लिपिड्स में डिपॉजिट होगी, वो फैट्स में डिपॉजिट होगी और फिर वो साइड इफेक्ट्स करेगी। सो डी को हमें बगैर लेवल करवाए पेशेंट को नहीं पिलाना चाहिए। सो डेफिशिएंसीज आर अनदर कॉज ऑफ बैक पेन।
लेकिन जो चीज समझने वाली है इन सारी चीजों के बाद, बैक पेन इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज, बैक पेन इज ओनली अ सिम्टम। बैक पेन बहुत सारी इलनेसेस का एक सिम्टम है, और पेन बजाते खुद इज अ ब्लेसिंग। पेन इज एन अलार्म, पेन टेक्स आवर अटेंशन टू द प्लेस जहां पे कोई गड़बड़ हो रही है, कोई डैमेज हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है। डायबिटिक फुट इज दैट मिजरेबल कंडीशन जिसमें अनफॉर्चुनेट डायबिटीज के पेशेंट्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, वो पाँव में या डिस्टल पार्ट्स ऑफ द लिम्ब्स में पेन नहीं फील कर सकते, और पेन ना फील कर सकने की वजह से वहां पर इंजरी भी होती है, दे डोंट फील एनीथिंग, एंड द वुंड स्टार्ट्स टू गेट इन्फेक्टेड, देन द वुंड स्टार्ट्स टू गेट वर्स, और अल्टीमेटली द वुंड हैज टू बी डिब्रीडेड और इवन एम्प्यूटेटेड। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको वहां पे ना पेन फील हुई, ना उनको पता चला। सो पेन इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, लेकिन उसका वो जो डिसटेस्टफुल, वो जो नॉक्शियस एलिमेंट है, वो हमें बुरा लगता है। लेकिन असल में वो डिसटेस्टफुल ना हो तो हमारा ध्यान कभी उस तरफ ना जाए। अगर वो प्लेजरेबल हो तो हम तो सुरूर में बैठे वो पेन फील ही करते रह जाएं। वो नॉक्शियस है तो हमारा ध्यान जाता है कि ओए क्या हो गया। सो पेन इज एन अलार्म दैट टेक्स आवर अटेंशन टू द प्लेस वेयर देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, और वो अलार्म हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं पेशेंट्स को एक्सरसाइज की लिमिट्स जब बताता हूं तो आई ऑलवेज टेल देम पेन इज योर लिमिट। 100 कदम चलने पे आपको पेन होती है तो आपने 95 पे रुक जाना है, 95 के बियॉन्ड नहीं जाना, बिकॉज पेन इज एन इंडिकेशन दैट दिस इज योर लिमिट। इसी तरह उस अलार्म को हमने इग्नोर नहीं करना। कमिंग बैक टू द फैक्ट कि अब हमने ये सारी कहानी शुरू क्यों की। सर, आई एम अ न्यूरोसर्जन, and over the last 25 years of my neurosurgical practice I've realized कि although मेरा अपना इंटरेस्ट, मेरा अपना पैशन ब्रेन था तो मैं न्यूरोसर्जन बना हूँ। ब्रेन ट्यूमर्स, ब्रेन इम्प्लांट्स, मेरी अपनी फेलोशिप्स जो हैं अमेरिका और कनाडा से जो मैंने की हैं वो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में है, ब्रेन इम्प्लांट्स में है। लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल फ़र्क होती है। हमारे यहाँ का जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल फ़र्क है। I've come to realize कि पाकिस्तान में हमारा 80% of our practice is spinal patients. Not because के brain patients आते नहीं हैं, not because brain के patients कम हैं, spine का patient बहुत ज़्यादा है। Spine pain, spine problem इतनी prevalent है कि it far outnumbers the brain problems. So 80% of my patients are spine patients. उन spine patients में मैंने ये realize किया कि मैं कोशिश ये करता हूँ, और थ्रू आउट मेरी ये कोशिश रही है कि अननेसेसरीली मैं सर्जरी ना करूँ। उसका मुझे बहुत अपनी कम्युनिटी से गालियाँ भी खानी पड़ी हैं, नॉट बिकॉज कि वो अननेसेसरी सर्जरी करते हैं, लेकिन कई दफ़ा जिसको वो भी कंसिडर करते हैं कि सर्जिकल पेशेंट्स हैं, आई टेंड टू बी अ लिटिल कंजर्वेटिव। बहुत सारी चीज़ें जो अगर हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकें, मेरे कंटेम्पररीज, मेरे कॉलीग्स का ख्याल है कि आई डिले ट्रीटमेंट, आई डिले द रेलेवेंट ट्रीटमेंट, लेकिन आई हैव रियलाइज्ड ओवर दिस स्पैन ऑफ माई करियर दैट आई एम नॉट रॉन्ग। जो नेचुरल हीलिंग है, वी मस्ट गिव इट अ चांस टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट। हम उसको चांस नहीं देते। और स्पेशली हम न्यूरोसर्जन्स, वी वांट टू बिकम, अल्लाह माफी दे, वी वांट टू बिकम गॉड्स। हम इंटरवीन करके ठीक करना चाहते हैं। पेशेंट इस तरह ठीक नहीं होते, शिफा हमारे इख्तियार नहीं है सर। सो माई पॉइंट वॉज कि मेरे उन 80% स्पाइन के पेशेंट्स में से मेन बल्क वो पेशेंट्स का निकलता था जिनको सर्जरी की जरूरत नहीं थी। मी बीइंग अ सर्जन, मेरी अपनी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उस 10%, 15% पे थी जो सर्जिकल पेशेंट्स हैं, और जो बाकी सारे पेशेंट थे वो फेड आउट हो जाते थे क्योंकि मैं उनको दवाइयाँ लिख देता था, पेन किलर्स कह देता था, लाइक वी ऑल डू। हमारे जितने सर्जन्स हैं कम से कम, उनके लिए नॉन सर्जिकल पेशेंट इज नॉट देयर पेशेंट, क्योंकि वो सर्जिकल नहीं है और हम तो सर्जन हैं, हमने तो सिर्फ सर्जरी करनी है। दैट्स अनफॉर्चुनेट। आई रियलाइज्ड कि मेरे बहुत सारे वो पेशेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डिटीरियोरेट करके सर्जिकल कैंडिडेट्स बन जाते थे, and they would come to me
becoming surgical patients, और फिर मैं कहता था हाँ भाई तेनू होम सर्जरी की लोड़, मेरी कॉन्शियंस तो ठीक हो जाती थी कि मैं अननेसेसरी सर्जरी नहीं करता, बट वो अल्लाह मियां ही दिमाग में डालता है, रियलाइज कि यार डिले भी तो मैंने ही किया। सो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस जहां पर हम उनको उसी जगह पे, उसी लेवल पे जहां पे प्रॉब्लम है ट्रीट कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली पूरे लाहौर में मुझे कहीं ऐसी जगह नहीं मिली। मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजता था पेशेंट्स को, मैं भी र्यूमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, पेन फिजिशियंस के पास भेजता था। उस सारे पेशेंट्स को र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस या L4 L5 डिस्क या इसकी बैक पेन करके ट्रीट करते थे। वो उसको पेशेंट करके ट्रीट नहीं करते थे कि ये पेशेंट है जिसको बैक पेन है बिकॉज ऑफ L4 5 डिस्क, बिकॉज ही हैज र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। वो अपने अपनी डोमेन में वो काम सही कर रहे थे, बट द पेशेंट वाज नॉट गेटिंग द होलिस्टिक ट्रीटमेंट दैट द पेशेंट डिजर्व्स, जिसके लिए हमें पेशेंट को वहीं पे मैनेज करने का कोई ना कोई बंदोबस्त करना था। सो वो जो 80% पेशेंट था वो इग्नोर होता था। दैट गेव मी एन आइडिया बड़ा अच्छा था, लेकिन वो आइडिया बोल्ड था। मुझे बहुत सारा अपना सर्जरी का टाइम निकाल के ये शुरू करना था। सो वी डिसाइडेड कि हम ऐसी चीज शुरू करें जिसमें वो पेशेंट को उस स्टेज तक जाने ही ना दें जिस पे उसको सर्जरी की जरूरत पड़े। और इसमें एज ओल्ड ये हमने सुना हुआ है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम उसको प्रिवेंटिव एरिया पे ले जाएं। सो वी probably started the first ever preventive neurosurgery. Probably, ये मेरा एक वो खुशफहमी है कि this is probably the first ever preventive neurosurgical concept in the world. Prophylaxis of neurosurgical patients, especially the back pain patients. Prophylaxis में posture training, diet and nutrition, exercises, जो चीजें contribute करती हैं back pain को, उनकी management। लेकिन what to do if things do go wrong, ये बस ये मेरी लास्ट स्लाइड है सर। अगर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, पेशेंट चाहता है वेट लूज करना लेकिन वो वेट लूज नहीं कर सक रहा, पेशेंट चाहता है कि उसकी स्पाइन डिजेनरेशन ना हो, मिनरलाइजेशन कम ना हो, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सक रहा, पेशेंट चाहता है कि उसकी डिजीज प्रोसेस पोस्चर बेहतर हो जाए, वो नहीं कर सक रहा, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? That is the time when we as physicians, हम सब मिलके we need to educate the patients कि बहुत सारी चीजें जो टोटके हैं। मेरे पास स्पाइन के पेशेंट्स में से लिटरली कोई 30-35% मरीज वो है सर जो हवेली लखा से होके आता है। वो इतना मशहूर सेंटर है स्पाइन का, वो बाबा फलक शेर बुजुर्ग हैं कोई वहां पे, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जाके देखूं कि वो करते क्या हैं। लोग ठीक भी होते हैं, लोग खराब भी होते हैं, लेकिन ठीक होते हैं। अब आई डोंट नो वो क्या ठीक होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग 30-40% मेरे पेशेंट्स आके मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब बाबे फलक शेर को भी ठीक नहीं हुआ। अब वो इतना बेंचमार्क बन गया हुआ है कि जिस और किसी ठीक नहीं होता तो फलक शेर के पास जाते हैं, हवेली लगा। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये चीजें बहुत प्रेवलेंट हैं, इन पे हमें मिल के करने की बहुत जरूरत है। एंड वी शुड try to help the patients at the place, at the stage that they're at. ना सिर्फ कि उनको प्रॉब्लम हो तो हम ट्रीट कर दें, हमें उनको प्रॉब्लम होने से रोकने की भी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। सर स्पाइना क्योर सेंटर बेसिकली इज अ नॉन सर्जिकल स्पाइन ट्रीटमेंट सेंटर, और वो हमने शुरू ही इसलिए किया है कि उसमें हम हर वो चीज जो सर्जरी से पहले पेशेंट को जरूरत है, उसमें फिजियोथेरेपी भी है, उसमें साइकोथेरेपी, सोशल काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सारी चीजें भी हैं। उसके साथ साथ ये सब चीजें अंडर मेडिकल सुपरविजन हो रही हैं। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे बहुत सारे पेशेंट जो मैं फिजियोथेरेपी को रेफर करता था, फिजियोथेरेपिस्ट बहुत कॉम्पिटेंट है, I have no complaints with physiotherapists, but they don't know what to do. It's us who are supposed to tell them what to do. It's us who are supposed to deal with diseases. उनको हम जो कहेंगे वो करेंगे. They're not supposed to come up with a diagnosis. We are. So हम लोग डंप कर देते हैं पेशेंट के, यार मेरा सर्जिकल पेशेंट नहीं है, जान छोड़ो. That's not the way. So हम यहाँ पर स्पाइनल क्योर में
गालियां भी खाता हूं मैं अपने न्यूरोसर्जिकल कॉलीग से कि इन्हों ऑपरेशन करना नहीं आता इस वास्ते छड़ देता है, ये करना नहीं चाहता इस वास्ते छड़ देता है. बट द ट्रू फैक्ट इज आई रियली रियली वांट टू हेल्प पीपल एंड आप यकीन करें आई हैव सीन रिजल्ट्स जो मैं खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. आई हैड अ हंच, मेरा ख्याल था कि ये आफ्टर ऑल प्रॉपर थेरेपीज हैं, दे मस्ट वर्क. ट्रैक्शन एक सिंपल सी मिसाल है सर, सर्वाइकल ट्रैक्शन हर फिजियोथेरेपी सेटअप में लगी हुई है, लंबर ट्रैक्शन नहीं है कहीं पे. मुझे था कि यार लंबर ट्रैक्शन कहीं पे हम वो लगा सकें, और लगा करम है हमने यहाँ पे एक सेटअप लगाया. सर मैं आज रात को वो तस्वीरें डालने की कोशिश कर रहा था अपनी प्रेजेंटेशन में, वो मैं डाल नहीं सका, वो मैं आप लोगों को प्री एंड पोस्ट किसी वक्त डाल के दोबारा प्रेजेंट कर दूंगा. सर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक इस क्लिनिक में स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त लास्ट ईयर तकरीबन साल होने वाला है हमें, एंड वी हैव सीन लाइक 1000 पेशेंट्स इन अ ईयर, और उन 1000 पेशेंट्स में से तकरीबन 300 हम थेरेपीज दे चुके हैं. उन 300 में से तकरीबन 70-75 आर लंबर ट्रैक्शंस. लंबर ट्रैक्शंस के सेशंस हम लोगों ने खुद डिसाइड किए हैं, not according to what is given in the books, not according to the weights that the books say, not according to the angles that the books say. वो हमने खुद किस तरह डिसाइड किए हैं कि मैंने लंबर ट्रैक्शन के साथ बीइंग अ सर्जन सी आर्म लगा दिया. So, जब हम ट्रैक्शन दे रहे होते हैं तो वी एक्चुअली विजुअलाइज के हो क्या रहा है, और वो सेटअप आपको हम दिखाएंगे, ये हमारे ब्रोशर्स में उसकी तस्वीरें हैं. लंबर ट्रैक्शन का कमाल रिजल्ट आना शुरू हो गया है, जस्ट बिकॉज हमें पता चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं. हम ब्लाइंडली नहीं कर रहे थे, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स के प्री एंड पोस्ट थेरेपी स्कैन्स हैं जिसमें पेशेंट्स की डिस्क्स वाकई कम हुई, विच वॉज नॉट मेरा इनिशियल आइडिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये होगा नहीं होगा. अल्लाह का करम है सर. सो थिंग्स कैन बी डन, सिर्फ ये कि हमें इनिशिएटिव लेने की बात है, एंड that's why हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है. That's what I'm here to introduce, that we are trying to prevent patients going for surgery. मैं सर्जरी का ऑल्टरनेटिव नहीं बता रहा, मैं सर्जरी का जिसको इंडिकेटेड है सर्जरी उसको इंडिकेटेड है सर्जरी. जिसका फ्रैक्चर रप्चर्ड है, जिसका वर्टिब्रा फ्रैक्चर्ड है, डिस्क रप्चर्ड है, उसको सर्जरी की जरूरत है, उसको हम नहीं कर सकते. तो आपको ट्रीट करने के लिए सक्सेसफुल होने की ये भी एक कंडीशन है दैट यू सिलेक्ट द राइट पेशेंट. आप जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके हर पेशेंट को एक ही थेरेपी लगा दोगे तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल. सो यू नीड टू नो हु यू कैन हेल्प, एंड यू नीड टू नो हु इज द वन यू कैन नॉट हेल्प, और उसको फिर आप सिर्फ गाइड ही कर दो तो वो भी आपकी तरफ से बहुत खिदमत है. सो स्पाइनाक्योर में हम लोग प्री सर्जिकल ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं फॉर ऑल द स्पाइन एलिमेंट्स, और अब हम लोगों ने एक थिएटर भी एस्टैब्लिश करने का एक नेक्स्ट जो है एक छोटा सा माइनर थिएटर जिसमें एपिड्यूरल्स और फेसेट इंजेक्शंस अभी हम लगा रहे हैं सर, सिर्फ फेसेट इंजेक्शन जिसमें बहुत ज़्यादा हमें थिएटर की एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, वो सी आर्म है उसके अंडर हम लगा रहे हैं, लेकिन अब हम थिएटर्स लगा के एपिड्यूरल्स और स्पाइनल इम्प्लांट्स वगैरह भी लगाने शुरू करेंगे. I'll be very glad to take on any questions. Thank you very much.